मेरे साथी मेरे कलीग अली ख़ान सर मौजूद हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में जिस तरह से मार्क्स का अपलिफ्टमेंट हुआ है, स्टूडेंट रिसेंट ईयर्स में आप देखेंगे जो कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, एक तारीख रकम हुई है, यानी कि दे क्रिएट ए हिस्ट्री, दे गेट आउट ऑफ मार्क्स, दैट इज़ 720 मार्क्स। पहली मरतबा जो है इस तरह के हुआ है। तो मैं हमारे सर से ये जानना चाहता हूँ, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है मेरे साथी, ये उतार चढ़ाव बहुत सारे देख चुके हैं दूसरे कई सारे एग्ज़ामों में, जेईई में, ये तो इसका रीज़न क्या है अली खान साहब? जी, तो पहली बार है बच्चों को पेपर का सही तरीक़ा मालूम हो गया, सही आसानी से मालूम हो गया उनको कि पेपर पूरा सॉल्व करने का उतना नॉलेज बच्चे को मिल गया, तो उसकी वजह से 720 आ गए हैं। तो इस बार उम्मीद है कि बच्चे 720 स्कोर कर सकता है कि जो बच्चा अच्छी तरह से पेपर को अंडरस्टैंड कर लिया तो वो बच्चा भी 720 निकाल सकता है। क्योंकि पुराने दौर में, आप बहुत अच्छी बात बताए थे बच्चों को आपने, पुराने दौर में जैसे एम्स अलग होता था, जिपमर अलग होता था, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज अलग होता था, तो उस वक्त एम्स का जो टफेस्ट एग्ज़ाम माना जा रहा है मेडिकल में, तो एम्स का होता था, तो दूसरे नंबर पे जिपमर का आता था। तो उस वक्त बच्चे स्कोर करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते थे और पेपर ऐसा लेवल होता था कि उसमें क्वेश्चन में 2 से 3 या 2 से 3 सब्जेक्ट वाइज 2 से 3 क्वेश्चन बहुत टफ होते थे, बच्चे उसको इग्नोर करते थे, तो जब स्कोर आउट ऑफ आना बहुत मुश्किल था। तो इस दौर में बच्चे एनसीईआरटी बेस्ड के वाइज से क्वेश्चन आना चाहते हैं, आ रही, तो उसकी वजह से बच्चे 720 करते हैं। अगर एनसीईआरटी में भी हाई लेवल के क्वेश्चंस अगर एनटीए वाले ने दे दिए तो 720 आना भी मुश्किल हो जाएगा। सर मैं एक दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ, कंपेयर टू नॉर्थ बेल्ट, जी, ये जो हमारा इधर हैदराबाद दक्कन का बेल्ट है जी, यहाँ पर जो फिज़िक्स रिलेटिव पार्ट है जी, उतना वो बेसिक कहाँ पे रह जा रहा है? फिज़िक्स से घबराते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। जी, बिल्कुल सही है। क्या रीज़न हो सकता है ऐसा? बहुत अच्छा सवाल किए थे हमारे दोस्त ने कि फ़िज़िक्स में बच्चों घबराते हैं, कि घबराने की बात तो नहीं है, एक छोटा सा रूमर है, एक अफवाह फैला जाएगा फिज़िक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, थोड़े बोलते बस फिज़िक्स तो डिफ़िकल्टी नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी बेसिक्स मैथ्स होना ज़रूरी है। ऐसा कोई बच्चा अंडरस्टैंड कर लिया तो उसके लिए आसानी है कि बगैर मैथ्स के फ़िज़िक्स पढ़ लिया तो मान लीजिए फ़िज़िक्स अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात क्या है, फ़िज़िक्स को फार्मूला लगाकर भी आप देख लीजिए न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाएंगे सही आपके, तो कॉन्सेप्ट जब तक सही नहीं हो पाएगा ना तो फिज़िक्स को सब्जेक्ट को हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन नॉलेज भी बढ़ाना ज़रूरी है। तो आजकल बच्चों में ये जो नया ट्रेंड चल रहा है कि बग़ैर मैथ्स के हम फिज़िक्स हासिल कर सकते हैं और सिर्फ फार्मूला रट लिया मैं, तो फार्मूला रटने से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, फार्मूला से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है बट जो आप चाहते हो वो स्कोर आपको नहीं मिल पाएगा। कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस भी आपको आना ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मेडिकल सीट लगती है ज़्यादातर उसमें रिपीटर होते हैं। जी, तो रिपीट करने की क्या ज़रूरत है और स्टूडेंट को रिपीट क्यों करना चाहिए सर? देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये कि हर स्टूडेंट का वाकई में वाइट कॉलर जॉब है और प्रोफेशनल कोर्स माना जा रहा है एमबीबीएस। जैसे कि हिंदुस्तान में प्रोफेशनल कोर्स सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक आपको बीटेक है, दूसरा एमबीबीएस है। कि एमबीबीएस को ज़्यादा बच्चे रिपीट करते हैं। आप देख सकते हैं कि नीट के लिए 18 लाख एप्लीकेशन आए हैं, 18,60,000 समथिंग ऐसा है। तो वही जेईई मेंस के लिए 9 लाख के या 9 लाख के आसपास एप्लीकेशन आए हैं। कि बच्चों ये है कि जेईई मेंस टफेस्ट एग्ज़ाम माना जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दूसरा के टफेस्ट एग्ज़ाम होता है हमारे इंडिया में तो वो नीट होता है। तो नीट में कि ज़रूरी है कि आजकल जो एमबीबीएस बनाने में जो इंडिया की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्टेट की गवर्नमेंट होती है, इनका ये प्रपोज़ल है कि हर 1000 मेंबर्स के लिए एक डॉक्टर होना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट दिखा रही है, हर साल 5000 या 3000 से 5000 सीट बढ़ा रही है। तो इसकी वजह से रिपीटर का भी जो स्ट्रेंथ हो गया वो बढ़ गया था। आंकड़े देखिए हर साल 2-2 लाख बढ़ रही हैं। तो रिपीटर्स ये जो सोच रहा है कि भाई मेरा भी इस साल कोई जुगाड़ हो जाए, तो
तो मैं भी MBBS बन सकता हूँ। क्या अच्छी तमन्ना है आपकी, बनिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं हेल्थ इंडिया वेल्थ इंडिया। तो हम भी जुड़े हैं कि टीचर का रोल भी है कि इंजीनियर बना सकता, डॉक्टर भी बना सकता, लॉयर भी बना सकता, AS भी बना सकता है। टीचर का एक रोल होता है कि हम भी यही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 1000 पीपल्स को एक डॉक्टर होना चाहिए। फ़िलहाल तो वो रेशो नहीं है, फ़िलहाल तो वो रेशो है कि 21,000 के लिए एक डॉक्टर हो रहा है। और देखिए रूरल में कई डॉक्टर्स नहीं होने पर, जैसे कई लोग क्या है बीच में, जैसा कि वो रूरल से अब उसके गांव के पास जो मेडिकल होता है, कैंप होता है, वहाँ को पहुँचने में कई लोगों की मौत हो जा रही है। ठीक है, टाइम पे डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से। ये सारे ये तो ड्रॉबैक्स है, पूरे ड्रॉबैक्स है। तो इस ड्रॉबैक्स ओवर करने के लिए पहले मैन पावर होना चाहिए। मैन पावर माने वही डॉक्टर होता है इधर। तो डॉक्टर जब बन गया ना, तो आप क्या है, जैसा कि गांव देहात में भी डॉक्टर जाएंगे ना, तो वो भी आपके लिए हाथ जोड़ के आपसे दुआ भी करेंगे, वो आपको दुआ भी देंगे कि घर के पास ही मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आजकल दौर में देखिए गांव में तो ट्रीटमेंट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ी जगह तो अच्छी फैसिलिटीज़ है, थोड़े जगह मैक्सिमम 70%, मैं जान रहा हूँ 70 से 80% गाँव देहात में मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी ख़ास नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है कि 5000 सीट वो इंक्रीज़ करे है 2022 में। हो सके तो, और हो सके तो नेक्स्ट ईयर भी आपके नंबर सीट, MBBS सीट बढ़ने वाले हैं। कि मैं इतना जानता हूँ कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस स्टेट में नेक्स्ट ईयर में MBBS सीट बढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वहाँ पे एक देखा गया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 21,000 के लिए या 25,000 के आसपास में जनता के लिए एक डॉक्टर हो रहा है। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम बिल्कुल उसके लिए रिपीट करना ज़रूरी है। मेरा एक ही ओपिनियन है कि भाई आप रिपीट कीजिए, अपना गोल को ज़िंदा रखिए। तो मार्क्स कम आने से आपका कोई गोल ख़त्म नहीं हुआ है, कि वो जो गोल वो बन रहा है। देखिए, जो अपना गोल पूरा करने के लिए अपना वक्त लगा देता है, वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी लगाता है। कि ऐसा है कि बच्चे ने रिज़ल्ट देख लिया कि मायूसी छा गई कि भाई मैं इतना मेहनत किया फिर भी मेरे मार्क्स इतने ही बढ़े, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। तो 2 रिपीट करे वाले बच्चे हैं, 3 रिपीट में है, कभी किसी बच्चे का 2 रिपीट में MBBS हो जाता है, कभी बच्चों का 3 रिपीट में MBBS हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपको करना क्या है, 2 रिपीट में होता, 3 रिपीट में हो रहा है, चलो ठीक, अच्छी बात है। कोई बच्चे ऐसे ही 6 रिपीट में है, कोई बच्चे के बगैर रिपीट में के ही हो जा रहा है, जुगाड़ हो जा रहा है। तो हम बस आपसे यही कहते हैं कि रिपीट किया करो, ठीक है। आपका जो गोल है उसको पूरा कीजिए, यानी उसको पॉजिटिव वे में लाइए। पॉजिटिव वे में लाने का तरीका आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगा कि आपने कि पहली बार मार्क्स लिए, एग्जांपल बता रहा हूँ, 590 लाए, तो आपको MBBS सीट नहीं मिली है। आपका स्टेट का जो कट ऑफ है 610 था। दूसरी बार आपने स्कोर किए थे 630 किए थे, तो मान लीजिए आपको MBBS सीट मिल गई। यानी दूसरे रिपीट में आपको 630 में MBBS सीट मिल गई, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए वही स्टेट में कोई MBBS की एक मेडिकल कॉलेज आ गई या 2 MBBS की मेडिकल कॉलेज आ गई, तो मान लीजिए आपका जो कट ऑफ था 620 था, मान लीजिए वो हो सकता 610 को आ सकता है या 600 का आ सकता है। तो रिपीट करने से आपका जो सब्जेक्ट है वो भी बढ़ेगा और आपकी जो एम्बिशन है वो भी पूरा हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, हर साल MBBS सीट बढ़ रही, हो सकता कट ऑफ में 10-20 मार्क का फ़र्क रहेगा, पूरा नहीं रहेगा। ये तो आपको हम पूरी एनालिसिस करके हम आपके सामने रख रहे हैं कि पूरा तो नहीं होगा। जैसे कि मैंने पिछली बार 590 लाया था, मेरे रिपीट करना पड़ा, 610 पे कट ऑफ जा रहा है, तो मेरे को 630 मिल गए मार्क्स मेरे को। तो ऐसा नहीं होता है कि 10-20 मार्क का फ़र्क रहेगा कॉलेज बढ़ने से भी। कॉलेज बढ़ने से सिर्फ 10 या 20 मार्क का फ़र्क रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अभी भी कहे कि रिपीट जो बच्चे कर रही हैं इस साल भी, देखिए हो सके तो मेरा एनालिसिस ऐसा है कि रिपीटर्स भी मोर देन 65% बच्चे ही सिक्योर कर रहे हैं MBBS अक्रॉस द इंडिया।
जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बच्चे से कंपेयर करेंगे तो 65% सिक्योर्ड द रिपीटर्स MBBS सीट ले रहे हैं। और यहाँ पे देखा गया तो आंकड़े ये बढ़ने की वजह ये भी है, 65% था, पहली बार था ये बहुत कम था, या 63% था, या आसपास लगभग 53% सेट था, तो इस बार वो बढ़ गया 65% बढ़ा है। तो हो सकता है इस साल भी मैं चाहता हूँ कि रिपीटर्स ही 65% तक वो MBBS सीट सिक्योर कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे तो रिपीटर ही ज़्यादा MBBS सीट स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो बहुत टाइम था, रिवाइज करें, ऑलरेडी सब्जेक्ट पे कमांडिंग हो गया, चैप्टर पे भी कमांडिंग हो गया है, इन्होंने तो कई नंबर ऑफ प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस करके नमूने के, तो ये अच्छी तरह से ये हैंडल कर ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि रिपीट करें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खुद को एक चांस दें, हिम्मत ना हारें, हम आपके साथ हैं, विजडम इंस्टीट्यूशन आपके साथ है, तो फुलफिल योर ड्रीम। जैसा कि आपको मालूम है कि सर ने कहा कि हमें और डॉक्टर चाहिए, यानी कि हमारे इस मुल्क को डॉक्टर की क्या है ज़रूरत है। तो जैसे आपने सुना है कि पंजाब में हर घर का एक पर्सन कहाँ पे जाता है, फ़ौज में जाता है, तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि बीदर और इस एरिए से कम जो है जो एस्पेरेंट हैं, नीडी हैं, एक तो कम से कम जो है डॉक्टर बने। तो अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, किसी वजह से आपका ये ड्रीम फुलफ़िल नहीं होता, और मैं ये और बात बता दूं, हमारा डॉक्टर बनना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी का यही एक गोल नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपका वो ड्रीम नहीं पूरा होता है तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है आपके लिए। आपका जो है ड्रीम जो है, अगर डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली जो है हमें फॉलो कीजिए, जॉइन विजडम इंस्टीट्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म बैच, हम आपके साथ हैं। दूसरा मैं ये सवाल करना चाहता हूँ हमारे सर से, सर नॉर्मली जो है ये स्टूडेंट्स जो ज़्यादा इस मार्क्स स्कोर करते हैं, यानी कि आउट ऑफ 700, तो उनमें ऐसे क्या क्वालिटी होती है जो दूसरे बच्चों में नहीं आती? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया सर ने कि जो बच्चा है कि 700 ला रहे हैं, 720 ला रहे हैं, 750 ला रहे हैं, 710 ला रहे हैं, देखिए उन बच्चों का स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी है ना कि माँ के पेट से पैदा न दे रहे, डॉक्टर बनना बोल के कोई नहीं रहता, मेहनत करके ही ला रहे हैं। तो उनका जो माइंडसेट है आपको मैं क्लियरली कर बता देता हूँ कि बच्चों ने ज़्यादातर कोई भी है टॉप सीक्रेट ओपन नहीं करते हैं, हम आपको पूरा ओपनली आपको बता देंगे। जो बच्चा 710 लाया है, 750 लाया है, 720 लाया है, वो बच्चा ऐसा होता है कि भाई उन्होंने जो पढ़े हैं, ठीक है, जो पढ़े हैं उसको ज़्यादातर उसको सब्जेक्ट पे, वो कंटेंट पे वो ज़्यादा कमांडिंग करते हैं, ठीक है। कमांडिंग करके वो क्या है, खुद को एक वहाँ पे कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन खुद क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट वही बिल्ड करते हैं, वहाँ पर लगा के देखते कि देखने भाई ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ऐसा माइंड एक्सरसाइज वो ज़्यादा करते हैं, माइंड से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर पे थोड़ा कम करते हैं, ज़्यादा माइंड से करते हैं। तो इन लोगों ने क्या करते हैं, अक्सर ज़्यादातर जब जो कंटेंट होता है सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो बिल्कुल क्या करता है, वो माइंड से वो सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद कम टाइम में वो ज़्यादा प्रेजेंटेशन कर देता है, कम टाइम में वो ज़्यादा प्रेजेंटेशन। देखो भाई इसका तो कॉन्सेप्ट यही है, फार्मा ही है, तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो जल्दी बहुत आसानी है, तो फौरी वो आंसर पे तरफ को लेके चले जाता है, आंसर क्वेश्चन फौरी आंसर की तरफ लेके जाता है, यानी उसको एग्जैक्टली 1 मिनट से पहले वो आंसर दे देता है। तो ऐसी खूबी होने के लिए उसका सिर्फ माइंडसेट बना लेता है, इसमें कोई भी नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं, भाई मेहनत करना है ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, बट माइंडसेट भी बनाना ज़रूरी है। तो माइंडसेट मैं सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी माइंडसेट बनाएं। माइंडसेट से बनाने के लिए आपको हम क्या है, रेगुलरली टीचिंग में आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा तरीका बता देता कि एक वीडियो की ज़रिए से ये नहीं बता सकते हैं माइंडसेट कैसा बनाना है, क्या एक एग्जाम को लेके बना सकते हम। तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं या लेक्चरर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज आपको गाइड करते हैं, वो पहले आपको रिसीव करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको 720 ईजी से आप ला सकते हैं। देखिए नॉर्मल बच्चे वो भी आपके जैसे रहते हैं, वो भी आप में पढ़े हुए हैं, अलग क्या नहीं पढ़े हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए उनका माइंडसेट क्या होता है, एकदम टोटली डिफरेंट रहता है आपसे कंपेयर। जो नॉर्मल बच्चा 650 ला रहा है, 550 ला रहा है, बच्चे से कंपेयर करेंगे तो उनका माइंडसेट थोड़ा अलग रहता है।
आप भी 10 घंटे मेहनत करें, वो भी 10 घंटे मेहनत करते हैं। तो इसीलिए माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक नंबर गेम हो गया है डॉक्टर बनना, लेकिन मैं समझता हूँ कोई पेशेंट डॉक्टर को जाके ये नहीं पूछता आपके नीट में कितने मार्क्स आए थे। ये तो सिर्फ जो है एक प्रोफेशनल लेवल पे इस तरह का कंपटीशन बढ़ गया है, जिस वजह से नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट को जानता हूँ जिनके पास उतने पेशेंट नहीं होते जो उतने जिनका कंपाउंडर गन भी होते। आप अपना ज़ाती तजुर्बा है मेरे को, मैं देखा हूँ कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो नॉर्मल डिग्री भी नहीं लेते लेकिन उनके पास उतने पेशेंट होते हैं, उनके हाथ में शफा भी होती है और उनका वैसा काम भी होता है। तो ये एक नंबर गेम है जो बना दिया गया है। नंबर लेना अच्छी बात है एंड वी आर ट्राइंग फॉर आवर बेस्ट, लेकिन पूरा गेम नंबर का नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है अगर आपको सीट लग जाती है तो आप लकी हैं, है ना। तो सर, जैसा कि आपको मालूम है कि सर को एकेडमिक लेवल जो है की मालूमात बहुत ज़्यादा है। सर हमेशा अपडेटेड रहते हैं। सर, हमारे इस रीजन में कोई नया मेडिकल कॉलेज की ओपनिंग होने वाली है बल्कि हम सुने थे। जी सर, बिल्कुल सही है। कर्नाटका में यादगीर में, हावेरी में और चिकमंगलुरु में तीनों जगह मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो गए, गवर्नमेंट के ही है। 150 सीट भी अलॉटमेंट हो चुके हैं। मैंने प्रूफ देखा हूँ उसका, पूरा जाके वेबसाइट में चेक किया हूँ मैं, बिल्कुल है। कर्नाटका में 3 कॉलेजेस ओपन हो गए। इस साल कर्नाटका में 550 सीट्स इंक्रीज़ हो चुके हैं। और तुमकुर में एक प्राइवेट कॉलेज है, वो भी उसको परमिशन दिया गया है। मैंने उसको पूरा डिटेल से मैं देखा हूँ वेबसाइट में, तो वो मैं क्या है मीडिया में शो नहीं कर सकता मैं। तो आप जो भी है उसका प्रूफ चाहे तो आप विजडम से आ सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैं उसका प्रूफ पूरा सारे दिखा सकता हूँ। सर, ये मैं एक दूसरी बात बोलूँ, आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन कोचिंग का बहुत ज़्यादा जो है डिमांड हो गया है। जी सर। ऑनलाइन कोचिंग का ज़्यादा क्रेज़ हो गया, मैं बोल सकता हूँ। जी सर। तो ये कोचिंग में और ऑफलाइन कोचिंग में क्या डिफरेंस होता है? क्या एक स्टूडेंट जिसने पूरा पढ़ लिया है घर में बैठकर रिपीट कर सकता है? इसका नुकसान या फ़ायदा क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया सर ने कि ऑनलाइन के ज़रिए से आपने थोड़ा अमाउंट पे कर लिया, साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उससे आप क्या है घर में बैठ के फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए, वो बच्चा ऑलरेडी ऑफलाइन में कोचिंग लेके है, मैंने 1 रिपीट 2 रिपीट हो गया, वो बच्चा कर सकता है। बट रेगुलरली आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन क्लास वो होती है सिर्फ जितना आपको कंफर्टेबल होते उतना ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या है लेक्चर से इंटरेक्शन होंगे ना, तो डाउट क्लैरिफिकेशन में आपको इतने मालूमात होंगे कि टीचिंग भी कम पड़ेंगे आपको। टीचिंग भी आप बोलेंगे, टीचिंग भी उसके सामने बहुत कम है ना, उसका लेवल भी कम है। डाउट क्लैरिफिकेशन में हमेशा बच्चा लेक्चर से इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर सारे चीज़ें खुल के इतनी चीज़ें आपको बता सकेंगे, हम इतने चीज़ें आपको बताएंगे, तो बच्चा ऐसा इम्प्रेस हो जाता वो लेक्चरर पर, और वो एनवायरनमेंट फिर दोबारा वो ऐसा क्रिएट करता, खुद क्रिएट करता कि भाई ये मैं ज़रूरी है इस डेट में कि मैं ऑफलाइन ही मैं कोचिंग लिया करूँ। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ख़ासकर नवेडेज में लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बट जारी हम ऐसा बोल के नहीं है, बट कम लोग जा रहे हैं इसमें से। ज़्यादा लोग जो भी है परसेंटेज देखा गया तो ऑफलाइन ही बच्चे ही ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। तो ऑफलाइन में एडवांटेज क्या है बोले तो, अब फिज़िकली प्रेजेंस होने से आपको हर चीज़ की मालूमात दिया जाता है, और आपके फ्रेंड से इंटरेक्शन भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है इसके अंदर। स्टूडेंट आपकी नॉलेज दूसरों को शेयर करते हैं, आप दूसरे नॉलेज मेरे को शेयर कर सकते। कभी कभी ऐसे हो सकते कि आप भी एक लेक्चरर बन के आप जो पढ़ा लेक्चरर को आप एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से कर सकते है ना। सारे अपॉर्चुनिटी ये पूरे ऑफलाइन में है, ये कहीं पे भी ऑनलाइन में नहीं मिला जा रहा है। तो आपके जो डाउट है वो अधूरे हो सकते हैं ऑनलाइन में, लेकिन जो ऑफलाइन में है पूरा का पूरा डाउट क्लियर भी होगा, और नई चीज़ भी आप सीख सकते हैं, नई चीज़, पुरानी नई चीज़। और दूसरी बात है, टिप्स ट्रिक्स दिखाने में अच्छा रहता है, बट अप्लीकेशन में वो बहुत नुकसान देता है, क्योंकि याद रहा तो आता है या नहीं तो नहीं होता है। ये देख के ऑनलाइन में थोड़ा टिप्स ट्रिक्स दिखा दे के आपको खुश कर सकते हैं, बट वो क्या है फ्यूचर में आपका नुकसान दे सकता है। दूसरी बात, जो आपने ऑनलाइन में जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है, मैक्सिमम में कहीं देखा मैं कि PYQ पढ़ाया जा रहा है,
ठीक है। PYQ से इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना रेगुलरली टेक्स्ट बुक से आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो अच्छा फ़ायदा रहेगा आपके। तो बेहतर है ऑफलाइन पे ही ज़्यादा तवज्जो दीजिए। और मैंने अक्सर नोट किया है, हर टीचर का एक पढ़ाने का मेथड होता है और कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन में डिस्कस नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे स्टूडेंट के फ़ायदे की होती हैं, वो ऑनलाइन पे नहीं बताते। तो जस्ट एक दो लेसन के बारे में वो उस तरह से बताते हैं और बाद में फिर उस चीज़ों पे गौर नहीं करते या बताते नहीं, जिससे नुकसान हो जाता। तो मैं पर्सनल मेरी एडवाइस है कि इफ़ यू अफोर्ड एंड यू कैन डू ऑफलाइन, टेक ऑफलाइन कोचिंग, तो आप ऑफलाइन कोचिंग को ही तरजीह दीजिए, है ना, प्रेफर कीजिए ऑफलाइन, यानी कि यू हैव टू सेलेक्ट ए राइट इंस्टीट्यूशन। सो मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इन गेटिंग द सीट इन नीट एग्जामिनेशन टू गेट ए राइट इंस्टीट्यूशन? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि MBBS सीट लाने के लिए आपको इंस्टीट्यूशन का प्रेफर करना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसकी लेवल की कोचिंग है या नहीं पहले आप फिजिकली वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरी बात है, कई बच्चों ने क्या करा है, सिर्फ MBBS कॉलेज, मेरे को कोई कॉलेज भी आंदे कोई होंदे, मैं बस MBBS पढ़ लूँगा, वो बच्चों के लिए तो नॉर्मल चलता है। लेकिन जो बच्चे हैं कि एम्बिशन ऐसा है कि रैंक ऑल इंडिया रैंक भी होना, मेरे को एम्स में भी होना, तो वो बच्चा बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग ही लेगा और इंस्टीट्यूट को प्रिफरेबल करेगा, बिल्कुल करेगा, तहकीकात करके ही वो ज्वाइन कर सकता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं आप ही की तरह। वो हो सकता है बहुत जल्द जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है और मैं समझता हूँ इस केस में बहुत ज़्यादा ही मीठा होने वाला है। ज़्यादा मीठा हो गया तो भी सड़ जाता तो लेकिन आजकल जो फैसिलिटी अवेलेबल है फ्रीज़र की, मैं समझता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ज़्यादा मीठा हो गया तो भी फल क्या हो जाता, सड़ जाता है। तो सर ये है कि थोड़ा सा हम भी आपसे साथ कामड़ी करना चाहते हैं कि कामड़ी का फ़न है कि बच्चों ने बहुत इंतज़ार कर लिए। कोई बच्चा ऐसे है कि क्या बोलते हैं, खाना भी नहीं खाए होंगे, खाली जूस पी होंगे, क्या होगा क्या होगा। देखो भाई, नर्वस सबको रहता है, टेंशन फील करते सभी भी, सबको टेंशन रहता है। और एक बात बोलूँ आपको भाई, सबसे ज़्यादा टेंशन है पढ़ाया लेक्चर को रहता है, मेरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, ये बच्चा लाया नहीं लाया, ये टेंशन आपसे ज़्यादा हमको रहता है, ठीक है। हमने आप हमारे दिल की बात आपको बता दी है। तो पहली बात बच्चों, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से रहिए, ओके। तो जो टाइम में रिज़ल्ट रिलीज़ है वही बेटर आप समझिए, ठीक है। तो रिज़ल्ट या कल भी आओ या आज लेट नाइट भी आंदे, वही जो रिज़ल्ट होना वही रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या है, थोड़ा सा फ़नी कर लीजिए अपनी लाइफ में, जोड़ लीजिए, कहीं पे भी जाइए आपको। सर ये जी जो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हो गए हैं आजकल, जी जी एक से एक बुक है, मोटे बुक हैं, जी है ना। हर कोई यही जो है दावा करता है जी कि हमारी बुक जो है बहुत अच्छी है, जी नीट रिलेटेड है, आजकल के अपडेटेड टाइप क्वेश्चन के पैटर्न के साथ आ रहा है। जी। तो ऐसे कंडीशन पे स्टडी मटेरियल जी कौन सा होना चाहिए, जी कौन से बुक को हमको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा है। देखिए, कई बच्चों क्या बोल रही हैं कि अब फिज़िक्स में या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, पहले देखिए NTA वालों का एक जो मैसेज है कि NCERT का सिलेबस ही प्रिस्क्राइब किया गया है, पहली बात। तो NCERT को फॉलो कीजिए, NCERT का कंटेंट आप पढ़ाई कीजिए, चाहे वो कौन सा सब्जेक्ट भी क्यों ना हो, ठीक है। तो NCERT बेस पे ही आपको क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए आप चाहे तो कौन से भी मॉड्यूल ले सकते हैं, आपको कौन से भी मॉड्यूल ले सकती है सब्जेक्ट में, तो फॉलो कीजिए। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल सपोर्ट करती है, लेकिन आपकी जो बैकबोन है, आपको जो नॉलेज देना है या सिलेबस प्रिस्क्राइब सिलेबस जो पढ़ना है, वो NCERT ही होती है। तो NCERT फर्स्ट प्रेफर दीजिए, NCERT पूरा पढ़िए। NCERT के बाद आप जो रिलेवेंट को आपको जो अच्छा दिख रहा है, आपके पास जो मॉड्यूल है उसमें से क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस किया करो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, NCERT को ध्यान में रखते हुए, विजडम इंस्टीट्यूशन आल्सो हैविंग देयर ओन स्टडी मटेरियल। सो सर उसके फीचर्स क्या हैं? देखिए, NCERT मटेरियल ऐसी चीज़ है कि NCERT में तो कोई भी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, इसमें MCQs नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ वहाँ पर आपको कंटेंट मिलता है। फिजिक्स रहता है तो डेरिवेशन रहता है, केमिस्ट्री में डेरिवेशंस रहता है, बायो में पैराग्राफ रहता है, ठीक है, टेक्निकल नेम्स होते हैं,
उसमें एक प्यारा दिया हुआ मैकेनिज्म होता है, बस इतना ही है। और लेबल डायग्राम्स होते हैं भाइयों में, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो विजडम वालों ने क्या किया है, जैसा कि एनसीईआरटी की जो लाइन है, किताब है, उसको अच्छी तरह से कॉपी किया है, उसमें से क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो एनसीईआरटी में अब इस दौर में देखिए, पहले एम्स आने से पहले, यानी एम्स नहीं था, एम्स का एग्ज़ाम अलग होता था, जिपमार का अलग होता था, आर्मड फोर्स मेडिकल कॉलेज का अलग होता था, ठीक है। तो उनके पैटर्न के हिसाब से, एम के एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से एम में स्टेटमेंट, असर्शन, रीज़न ऐसा होते थे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐसा होते थे। तो जिपमार का अलग होता था और आर्मड फोर्स का अलग होता था। तो अब मैच होने की वजह से एनटीए वालों ने कि भाई कौन सा टाइप का क्वेश्चन कैसा दे रहा है, क्वेश्चन पेपर में पैटर्न में कौन सा टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। तब तक हम क्वेश्चन पेपर नहीं देखते तो तब तक हमको पता नहीं चलता है। बट अपनी विजडम वाले मटेरियल में आपको कई टाइप्स के क्वेश्चन बनाए हैं, कि ऑलरेडी बना चुके थे हम, कि असर्शन रीज़न बनाए है। असर्शन रीज़न तो हम मैक्सिमम बता रहा हूँ 40 से 50 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी वही है, मान लीजिए चैप्टर वाइज वही है। और स्टेटमेंट क्वेश्चन भी तकरीबन 15-20 तक है। और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी लगभग 12 से 15 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और उसमें से आपको करेक्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के है और करेक्ट स्टेटमेंट के भी है। और उसमें से आपको क्वेश्चंस में ऐसी क्वेश्चन है कि भाई कॉन्सेप्शुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्शुअल क्वेश्चन तो लगभग हमारे पास मटेरियल में देखिए 50 क्वेश्चन है, चाहे वो फिजिक्स को, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चैप्टर को 50 क्वेश्चन कॉन्सेप्शुअल क्वेश्चन डालिए है। तो कॉन्सेप्शुअल क्वेश्चन से क्या है, अब खुद वहाँ पर खुद समझ सकते कि भैया क्वेश्चन का लेवल कैसा होना चाहिए, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो आंसर देने के लिए हमको कैसा अपना स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए। ये सारे चीज़ें अपनी मटेरियल में मौजूद है। तो बाकी के मटेरियल में इतने ज़्यादा नहीं है, बट कम है, बट विजडम मटेरियल में सबसे सारी चीज़ें ज़्यादा है। तो जैसा कि आपने सुना कि राइट स्टडी मटेरियल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल कंपटीशन बढ़ चुका है, वी हैव n number of स्टडी मटेरियल, n number of बुक्स। एंड जैसा कि आपको मालूम है कि स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं, नए नए बुक्स के तलाश में रहते हैं। तो वो स्टूडेंट जो इस तरह के काम करते हैं, उनको कभी भी मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिल सकते, बिकॉज दे डू नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस of the teacher. The best method, always remember, we want to become doctor, not want to become scientist. तो फ़िलहाल जो है हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में हैं कि हमें साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, हमें डॉक्टर बनना है। तो जितना सिलेबस की ज़रूरत है, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, वही पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ों के पीछे भागेंगे तो आप जो है अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। तो मेरा यही आपसे कहना है कि स्टडी मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट स्टडी मटेरियल एंड राइट इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली हेल्प यू टू बिकम ए डॉक्टर। तो रिज़ल्ट की जो का सबर है बढ़ते ही जा रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके बेसब्री की वजह से आपके मार्क्स चेंज नहीं हो जाने वाले, आपके मार्क्स बदलने वाले नहीं हैं। तो जो आपका रिज़ल्ट है वही आने वाला है। तो इसीलिए जो है, जैसे आप नॉर्मल हर रोज़ जैसे काम करते हैं वही काम कीजिए। हो सकता है कि इसी बीच रिज़ल्ट भी आ जाए और आपको आपका रिज़ल्ट मालूम हो जाए। तो बी रिलैक्स, आपको कतई जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जब आना है जब ज़रूर आएगा। आप अपने रूटीन वर्क करते रहिए। और हम यहाँ पर मैं हमारे अली ख़ान सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही विजडम मैनेजमेंट का आसिफुद्दीन सर का, सलाउद्दीन फरहान सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि दे गिव अस ए अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू, एंड वी विल कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो आल्सो। थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट। मैं सभी स्टूडेंट को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ, मैं अपनी टीम की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से, कि आप मायूस मत होइए। जो भी है, इससी आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, आगे बहुत ज़िंदगी है, अब लाइफ भी है आपका। तो आपका जो गोल है ना, उसको ज़िंदा रखिए, ठीक है। मैं इतना जानता हूँ, जो बच्चा फेलूर होता है ना, वो सक्सेस होता है ना, वो हमेशा के लिए आगे बहुत पावरफुल बनता है। जो एक बार कामयाबी हो गया ना,
उसके लिए देखिए डिफ़िकल्टी फेस करने को उसको क्या बोलते हैं, उसके पास ताकत नहीं रहती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोला कि भाई तुम फेल हो जाना फिर रिपीट आना तुम कामयाब बना, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है। कि मेरा कहना क्या है, जो बच्चे कभी कभी बच्चे हैं कि भाई मैं इतनी मेहनत करने के बाद मेरे को इतने मार्क्स नहीं मिल पाए, तो ये बात हर इंसान से होता है, ऐसा हर इंसान से होता है। फिर भी हम क्या है रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ताकत हमको देना चाहिए। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट के हक में दुआ करता हूँ मैं कि रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ताकत सभी स्टूडेंट को देने को। ठीक है, और अपनी मजबूती बनाइए, अपनी मजबूती यानी अपने माइंड सेट को मजबूती बनाइए और अपना एम्बिशन को भी मजबूती बनाइए। रिज़ल्ट जो भी रहने दो, वो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो अपना एक करियर को जो भी है उसको स्ट्रांग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश किया करो। क्योंकि करियर में हर चीज़ मेहनत करने से भी हासिल होती नहीं, बल्कि नहीं 100% है वो। कभी कभार किस्मत भी हमारी वक्त भी हमारा क्या है साथ नहीं देता, उस वक्त तो हमारी मेहनत भी थोड़ी सी बेकार हो जाती है। फिर भी अब नहीं तो आज नहीं तो कल हंदे हमारी मेहनत रंग लाती है। तो ऐसा नहीं है कि उम्मीद का दामन थाम के रखिए, मजबूती से थामिए और अपना मकसद को ज़िंदा रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।